नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार। स्वागत है आपका अंग महाजनपद के सबसे पुराने और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी पर। आज हमारे साथ हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य वीरेंद्र कुमार जी हैं। चूंकि अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, जो कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन से शुरू हुआ था, तो इस पे काफी पूरे देश में हर जगह, हर विभाग, सरकार के हर विभाग में हिंदी पर चर्चा परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। तो इस दौरान जो एक बात है कि आखिर संविधान जो पारित किया गया था वो किस भाषा में था, तो हमें वहां से हिंदी की स्थिति समझने में पता चलेगी कि आज देश में हिंदी की स्थिति क्या है। तो इसी मसले पर हम बात करने के लिए वीरेंद्र कुमार यादव जी के साथ हैं। वीरेंद्र जी, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्या हुआ था और कैसे हुआ था। देखिए, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो सर्वप्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए और लगभग 3-4 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। तो संविधान सभा की जब बैठक हुई तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि संविधान को हम हिंदी में रचें भी, गढ़ें भी और पारित भी करें। तो जब संविधान सभा की बैठक की शुरुआत हुई तो मुझे जहाँ तक ध्यान है कि महाराष्ट्र के एक सदस्य थे विष्णु धोलेकर। उन्होंने सर्वप्रथम ये बात उठाई कि संविधान को हिंदी में ही रचनी चाहिए, इसका विचार विमर्श हिंदी में हो। इसके होने के बावजूद भी हमने संविधान को अंग्रेजी में बनाया और खंडशः उसको पारित भी किया। मुझे लगता है मतलब खंडशः मैंने भाग बना करके आज इस भाग पर विचार हुआ, उसको पारित किया, कल दूसरे भाग पर विचार हुआ, उसको पारित किया। जैसे हमारे संविधान में जो धाराएं 343 से लेकर 351 तक, वो हमारे संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा नियम अधिनियम से संबंधित है। तो इसको खंड से हमने विचार किया। मतलब पूरा संविधान जो है वो अंग्रेजी में पारित हुआ? पूरा संविधान अंग्रेजी में पारित हुआ। अच्छा। ये मैं बात कर रहा हूं कि एक तो मैं कभी कभी कहा करता हूं कि संविधान बनने की जल्दी और संविधान जो बन रहा था अंग्रेजी अनुवाद को हिंदी में करने की देरी ने संविधान सभा को संविधान अंग्रेजी में पारित करने का मौका दिया, क्योंकि हिंदी का अनुवाद किया जाता था। अच्छा। मैं एक प्रसंग आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राहुल शंकरत्यान उस समिति के सदस्य थे और भी बहुत लोग थे। एक अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में क्या होना चाहिए उसके लिए सप्तों लगता था। तो राहुल शंकरत्यान जी ने अपने एक आत्मकथा में लिखा कि मैं जब अनुवाद समिति में था तो उसको ये करके, जब मुझे संवैधानिक भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण मुझे संविधान का अनुवाद करने में दिक्कत होती थी। तो चूंकि वो विद्वान व्यक्ति थे तो उन्होंने अपनी क्षमता को स्वीकारा, नहीं तो अभी तो स्वीकार नहीं कर सकते। तो उसके बाद भी संविधान सभा ने करता रहा और अंत में संविधान सभा का जब समापन होने वाला था तो कई सदस्यों ने उठाया कि हम तो हिंदी में चर्चा नहीं कर रहे, तो हिंदी का संविधान कब पारित किया जाएगा। तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि हम हिंदी में भी इसका अनुवाद आने के बाद अनुवाद आपको दिया जाएगा और उसको हम पारित करेंगे। तो 278 सदस्यों ने, जब संविधान सभा पारित हो चुकी है अंग्रेजी में, संविधान को अंग्रेजी में पारित कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास अनुवाद आया। तो अनुवाद को हमने हस्ताक्षरित करके पारित किया। 278 सदस्यों ने अंग्रेजी में और 282 सदस्यों ने हिंदी में हस्ताक्षर करके पारित कर दिया। और हमने मान लिया कि हमने संविधान की हिंदी प्रति को भी पारित कर दिया। तो जब 1961 में
विधि आयोग का गठन हुआ तो उस समय पहली बार ये बात आई कि महान न्यायवादी श्री नरेन डे के सामने ये बात आई कि जो हमने हिंदी में हस्ताक्षरित संविधान को पारित किया है उसका वैधानिक बल क्या है। तो 1961 में पता चला, बहुत सारे न्यायविदों की समिति बनी, विधि विशेषज्ञों की समिति, उप समिति बनी, तो बताया कि हिंदी वाले संविधान को वैधानिक बल है ही नहीं। अच्छा, ये 1961 में 61 में पता चला। तो हमारे महान न्यायविद थे डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी, उनका भी मानना था कि हमने हिंदी में संविधान को पारित किया, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान को हमने हिंदी में पारित नहीं किया, क्योंकि जब तक खंडशः हमने अंग्रेजी में पारित कर दिया तो जब अनुवाद का जब समापन समारोह हुआ उसके बाद अनुवाद आई, उसको हमने हस्ताक्षरित मान करके हिंदी को माना गया। लेकिन जो बाद में अभी चर्चा जो मैंने किया 1961 में पता चला कि उसका पारित का कोई वैधानिक बल नहीं है। मतलब वो अनुवाद आया हिंदी में, अनुवाद में आया जो संविधान सभा ने उसको पारित किया वो अंग्रेजी में लिखा था, वो उसको पारित हो गया और अनुवाद बाद में आया तो नहीं हो पाया। हाँ, बाद में हस्ताक्षरित को पारित किया जिसे संविधान सभा का संवैधानिक बल बिल्कुल नहीं है, 1961 में पता चला। तो फिर उसके बाद बात केंद्रीय हिंदी समिति में आई कि हिंदी में हमारे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संज्ञान में लिया और कहा कि नहीं, हिंदी का भी पारित होना चाहिए। बहुत लोगों का ये था। तो फिर उसके बाद फिर भी समितियां बनी, फिर उप समितियां बनाई गई, फिर संसदीय राजभाषा समिति में बैठक आई कि कैसे बना जाना चाहिए। तो पहली बार इंदिरा गांधी ने विधि मंत्रालय को कहा इसे हिंदी में कैसे पारित किया जाए, वो बनाया जाना चाहिए। अब सब फिर विशेषज्ञों से लिया गया कि अब कैसे किया जा सकता है, अब तो संविधान सभा भंग हो गई जी, तो अब इसको पारित कैसे कर सकते हैं। तो एक प्रावधान निकाला गया कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से हिंदी के पाठ को भी पारित किया जाए, प्राधिकृत बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी आई गई बात हुई। तो पहली बार जगन्नाथ कौशल विधि मंत्री बने तो उनको मंत्रालय के कई अधिकारियों ने इस बारे में विस्तृत ब्यौरा बताया। तब उन्होंने संविधान विशेषज्ञों की समिति बनाई और उनको कहा कि कैसे करा जा सकता है। तो फिर प्रारूप बना और प्रारूप फिर उसको मुझे लगता है कि लोकसभा से और राज्यसभा से पारित करा करके लगभग 1986 में हमने उसको पारित किया। अच्छा, हिंदी में तो हमने अंग्रेजी संविधान को पारित करने का लगभग 40 वर्ष हमने लगाए हिंदी में पारित करने में, और वह भी हम समझते हैं कि प्राधिकृत पाठ नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में वर्णित है कि अगर विवाद का विषय पैदा होता है तो अंग्रेजी के मूल पाठ को ही प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। अच्छा, ये भी प्रोविजन है? बिल्कुल, अभी प्रावधान है। अभी कहीं भी अगर कोई विवाद आता है तो जो अंग्रेजी का मूल स्वरूप संविधान का पाठ है उसको अधिकृत माना जाएगा। तो अभी हिंदी का जो पारित किया वो भी मेरी समझ से प्राधिकृत हम नहीं कर सकते। मतलब हिंदी अभी भी अनुवाद के रूप में ही है? बिल्कुल, अनुवाद के ही रूप में भी है। आज भी अब जब कार्यालय में देखता हूँ तो अनुवाद की ही तरह से चलता है। अभी हमारी संसद है, विधेयक किस भाषा में पारित करती है? अंग्रेजी में पारित करती है। हिंदी वर्जन फॉलोज। अच्छा, हिंदी वर्जन। अच्छा, मतलब बाद में अनुवाद आती है। वो भी कोई सदस्य चाहे तो आता है। आज तक कई सांसद सदस्य पूछते हैं कि आप हमारे सवाल हिंदी में थे, उसका जवाब हिंदी में क्यों नहीं दिया, या हिंदी का परिपत्र दिया था उसको अंग्रेजी में क्यों भेजा, हिंदी में क्यों नहीं भेजा। उसके लिए बहुत झुंझला जाते हैं। लेकिन आज तक किसी सांसद ने यह बात नहीं उठाया है कि मूल स्वरूप में हमारा संसद हिंदी में कब विधेयक पारित करेगा। ये बहुत बड़ी ये बात है इसमें। तो इसको करने के लिए भी बहुत सारी भ्रांतियों को तोड़नी है और हिंदी को प्राधिकृत बनाने की अभी भी लड़ाई लड़नी है। और चूंकि मैं कई मंत्रालय के सलाहकार समिति में रहा हुआ हूं तो आज भी हिंदी की वही स्थिति होती है। अब मैं बताऊं कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठक पहले राजभाषा आयोग के द्वारा, राजभाषा विभाग के द्वारा निर्धारित होती है। पहले था कि कम से कम 4 बैठक साल में होनी चाहिए, फिर कम से कम शब्द को हटा दिया गया
अच्छा। 4 वर्ष, 1 साल में 4 बैठक हो सकती है। फिर कम से कम 2 बैठक कर दिया साल में। और अब भी कम से कम है कि कम से कम हट गया, ये मैं राजभाषा विभाग से पूछता रहता हूँ, इसका स्पष्ट जवाब नहीं आया कि वो कम से कम 2 है या 2 ही हो गया है। और वो भी कई साल मंत्रालय के सलाहकार समिति बनती है, सालों साल बैठक नहीं होती है। तो विभाग ने हो सकता है सोचा हो कि इस बैठक करने का भी कोई परिणाम तो निकलता नहीं, तो इसलिए नहीं, परिणाम आपको लगता है ये बैठकें कितनी उपयोगी होती हैं? बैठकें निश्चित रूप से उपयोगी होती हैं, लेकिन बैठक होने से ही, अब आपको मैं छोटे छोटे उदाहरण से बताना चाहूँगा कि भी भारतीय स्टेट बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, पहले चेक अंग्रेजी में लिखे जाते थे। अच्छा जी। अब बैंक वो लिखती है कि अब हिंदी में भी चेक स्वीकार किए जा सकते हैं, हिंदी में आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बताता हूँ कि जब मानसिकता हमारी होनी चाहिए, तो ताकि हम भी तो भरने के लिए हो, तो हमको लगता है कि हिंदी में भरेंगे तो चेक ही नहीं बचेगा, इसलिए धड़ाक से हम अंग्रेजी में भर देते हैं। तो ये एक मानसिकता की भी लड़ाई है, मानसिकता बदलने की और राष्ट्रीय सोच को बनाने की आवश्यकता है, तभी जाकर के कुछ परिवर्तन होते हैं। अगर आज परिवर्तन नहीं होता रहता है तो सभी जगह अंग्रेजी जैसे चल रही थी चलती होती। हाँ, कुछ परिवर्तन तो परिवर्तन होते हैं, मैं इस तरह से वगैरह में भी, लेकिन कुछ जो जैसे वीरप्पा मोइली कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, तो उनको था कि हम कन्नड़ भाषा को कर्नाटक राज्य के कार्यालय में पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा। तो उन्होंने क्या कि 3 सदस्यीय आयोग बनाया, एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में, और उनको शक्तिशाली बनाया, इंपावर्ड किया। इंपावर्ड क्या किया कि हम औचक निरीक्षण कर सकते हैं, हम किसी कार्यालय में अचानक जाएंगे और मैं कहेंगे हिंदी में या कन्नड़ में आपने क्या क्या काम किया है तो बताइए, और उनको इतने शक्तिशाली बनाया कि हम उस अधिकारी को सिर्फ निष्कासित ही नहीं कर सकते, हम उसको बर्खास्त भी कर सकते। और 1 साल का मौका दिया था, और ताजुब होगा कि 6 महीने में कर्नाटक में कन्नड़ लग गई। तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि क्या हिंदी के लिए भी ऐसा विधान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग अब हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं, हम सलाह दे सकते हैं, उसका पालन अनुपालन कराने के लिए बाध्यता हमारी नहीं है, ना हम उतने शक्तिशाली हैं वीरप्पा मोइली की समिति की तरह कि हम उसको बर्खास्त या निष्कासन कर सकें। तो मैं समझता हूँ हिंदी कल से भी लागू हो जाएगी। नहीं तो कोई तो कारण है, क्योंकि अब कमाल पाशा की तरह अगर हम लें तो उन्होंने अपने देश में लागू करा दिया, हमने किंतु परंतु लगाए, तो आज तक मैं हिंदी को लगाने में अति हो रहे हैं। तो मतलब ये था ना कि जो संविधान सभा जो पारित की गई अंग्रेजी में, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये हिंदी में भी किया जा सकता था, तो ये बता क्यों नहीं हुआ होगा, कुछ ऐसा लगता है? देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं, मतलब हिंदी में हो जाता तो जी कि हिंदी में नहीं होने के कुछ कारण जरूर हुए होंगे। इतने संविधान विशेषज्ञ, इतने विद्वान उस जी, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो होता क्या है कि हमारा ये देश बहुविध भाषाविद है। तो इसमें होता क्या है कि हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, अच्छा, तो उसमें कम लोग होंगे, 40% के लोग कहा जाता है कि 40% हो। अच्छा, आप अगर कहीं पूरे देश को सोच के कि हर देश में अलग क्षेत्र में अलग भाषा, हाँ, इसलिए सोचा था, और संविधान सभा ने उसमें एक अपना अनुच्छेद में जोड़ा था कि 15 साल के बाद हम अंग्रेजी को हस्तांतरित कर देंगे और हिंदी हमारी लागू हो जाएगी। लेकिन उसमें व्यवधान आ गए। 1963 में हमने संसदीय संकल्प को पारित किया, तो उससे व्यवधान आया, उसमें धारा 3(3) का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद बात आ गई कि जब तक कोई भी देश का राज्य अपने सभी राज्य जब तक अपने विधानसभा से पारित करके राजभाषा के लिए केंद्र को नहीं भेजेगा, तब तक हिंदी राजभाषा ही नहीं हो पाएगी। तो तकनीकी दिक्कतें आई हैं, लेकिन फिर भी मैं आशा के अनुरूप आशावान हूं कि किसी न किसी प्रकार से एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी होगी। और हिंदी तभी संपर्क भाषा हो सकती है जब अंग्रेजी को हम मुख्य रूप से मुख्य भाषा से अलग करेंगे। भाषा अंग्रेजी खराब नहीं, ये नहीं कहता, भाषा सीखें, लेकिन विदेशी भाषा अन्य भाषा को खिड़की की तरह से सीखें और अपनी राजभाषा और राष्ट्रभाषा को दरवाजे की हवा से सीखें, तो उस चीज से हम उस संपर्क में आ सकते हैं।
और दूसरी बात की त्रिभाषा फार्मूला जब आता है तो हम दक्षिण भारत के देश का अगर एक भाषा अनिवार्य रूप से या वैकल्पिक रूप से पढ़ना शुरू करें तो मैं समझता हूं कि वो लोग की जब हम 3 भाषा पढ़ेंगे तब वो लोग भी हिंदी को 3 भाषा रूप में पढ़ने में शुरुआत होगी। और जिस दिन ये चीज शुरुआत होगी तो मैं तो देखता हूं कि हमारा भारत जो अखंड भारत की ओर निर्माण करेगा। और ये दिन दूर नहीं है जब आएगा तो भाषा की क्या महत्ता होती है ये मैं 2014 के चुनाव में बताना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी हिंदी भाषा में पूरे दक्षिण से उत्तर, उत्तर पूर्व से पश्चिम तक भाषण का प्रचार किया तो भाषा में इतनी ताकत है कि वो प्रचंड बहुमत से जीत जाते हैं। और इतने नहीं होते हैं कि जो अंग्रेजीदा वर्ग हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, सभी को हिंदी भाषा में बोलने के लिए बाध्य किया। भाषा की ऐसी ताकत होती है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हिंदी में वो ताकत आने वाली है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को संपर्क सूत्र में जोड़ेगा। और जिस दिन संपर्क सूत्र जुटेगा तभी जैसे मैं विश्व भाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहता हूं तो हिंदी विश्व भाषा के रूप में कायम होगी। धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें और बताया कि संविधान सभा कैसे और किस भाषा में पारित हुई, जो कि शायद आज बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।